नमस्कार, स्वागत है आपका डेड न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दहेज की सूली पर चढ़ी एक और विवाहिता, 10 लाख रुपए के लिए ससुराल वालों पर हत्या का लगा आरोप। महिला ने कहा, मैं बीमार व्यक्ति के साथ नहीं काट सकती जिंदगी। 1.5 दशक बाद पति को छोड़ चली गई पत्नी। और बिहार में सर्दी का सितम जारी, 24 घंटों के दौरान शीत लहर से नहीं मिलेगी राहत। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में दहेज को लेकर एक और बेटी बलि चढ़ गई। 10 लाख डिमांड पूरी न करने पर उसकी निर्मम हत्या की गई है। इस घटना से सनसनी फैल गई है। घटना औराई थाना क्षेत्र के पानापुर इलाके की मृतिका शव की पहचान 30 वर्षीय अंजलि कुमारी के रूप में की गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। एफएसएल और फॉरेंसिक टीम बुलाया गया। ससुराल पक्ष के लोगों ने सास ससुर देवर ननद जेठानी पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि अंजलि की शादी रीति रिवाज से 2015 में पानापुर गांव के पूजन कुमार से शादी संपन्न हुई थी। कुछ दिन ठीक ठाक रहा, एक बच्चा भी जन्म लिया। कुछ दिन बाद पूजन का दूसरी लड़की से संपर्क की जानकारी अंजलि को लगी, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। यहाँ तक मामले में हस्तक्षेप करने पर पूजन ने ससुराल के लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित परिजन संतोष कुमार ने बताया कि हमारी बहन की निर्मम हत्या के बाद शव को जलाया जा रहा था। इसकी हमको जानकारी लगी, तभी तो सभी भाग निकले। उसका हाथ पैर सभी काटा गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारी बहन को आज से 9 साल, तकरीबन 9 साल पहले हम लोग 25 मई को 2015 को हमारी बहन की शादी हुई थी। तब से लेकर के दहेज, जब हमारे पापा थे, हम लोग बच्चे थे, मतलब उतना होश नहीं था हम लोगों के पास। जब उनकी शादी हुई थी तो हमेशा दहेज के मांग हुआ था, तो पापा सकारे हुए थे कि पैसा देने के लिए। तो उस टाइम में हमारे पापा दहेज नहीं दे पाए थे। और उसके टाइम में क्या हुआ कि उसके बाद से हमारी बहन को रोज़ प्रताड़ित किया जाता था। उसके बाद रोज़ प्रताड़ित, और हमारे जो बहनोई जो होंगे, जो पूजन कुमार उसका नाम है, वो हमारी बहन को हमेशा, और उसका भाई और उसकी माँ, उसकी 2 बहन है, उसकी एक भावो है, जो मिल करके हमेशा हमारी बहन को टॉर्चर करती थी। और मतलब बहुत तरीक़ा से मतलब वो प्रताड़ित करता था। वो बार बार उस चीज़ को सहती रहती थी, हम लोगों को बताती थी। जब हम लोग पूजन को, हमारे अपने बहनों को जब हम लोग बोलते थे इस चीज़ के बारे में, तो वो हम फ़ोन करके हम लोगों से गाला गरजोल करते थे। हमारे पास उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। आज से साल भर पहले की घटना है, जब हमने उनको एक बार बात हुआ था, तो उसने हमको, हमारी मम्मी उनसे बात की थी, तो मम्मी को बोला जो ऐसे ऐसे करते हैं आपका, उनका चक्कर भी है दिल्ली में जहाँ पे वो रह रहे हैं। उनका एक लड़की से अफेयर भी है, जिस अपार्टमेंट वो काम करते हैं वहाँ पे उसका एक अफेयर भी है। उसके बारे में हमारी माँ उनको बोली, तो हमारी माँ को उन्होंने गाली दिया, और वो हमें बोला कि आपका जो एक बेटा है ना, उसको हम गोली मार देंगे। आज सुबह आज घटना हुआ है, जब हमारी बहन को उसकी सास, उसकी ननद 2 मिल करके, उसकी भौजाई मिल करके और उसका ससुर मिल करके, जो आज सुबह में उसको पहले तो फांसी पे लटका दिया है। फांसी पे लटका करके, मार करके, और सुबह ये 9 साढ़े 9 बजे ही हमारी बहन को मार करके, और हमें 1:30 बजे फ़ोन किए हैं, जब लाश को जला दिए थे। जब 1:30 बजे फ़ोन किए, तब हम वहाँ से भाग करके आए। जहाँ देखे तो गांव में पता किया, तो वहाँ पे तो उसके घर में कोई नहीं था, सब भागा हुआ था। और हम पता कर रहे थे कि हमारी बहन कहाँ है, तो कोई नहीं बता रहा था। फिर 112 पे हमने फ़ोन किया, 112 की टीम आई, जब उसके साथ हम लोग जांच पड़ताल किए, तो बाद में पता चला कि यहाँ शमशान में आकर के हमारी बहन को दाह संस्कार कर दी के जला दी हुई थी। जब हम आए तो हम अपनी बहन को जला, लाश को बाहर निकाल करके
यहाँ पे अभी हम रखे हुए हैं। लेकिन दहेज क्या लग रहा है? क्या बहन ये हमारी बहन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को प्रगति यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, जिसे लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी सुशील कुमार ने मुजफ्फरपुर के एमआईटी कॉलेज सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा की तैयारियों को लेकर संयुक्त समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार ही सभी कार्य किए जाएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाए और जिस किसी भी अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए उनकी सूची, नाम और मोबाइल नंबर सहित संबंधित अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर संपर्क किया जा सके। वहीं एसएसपी सुशील कुमार ने सभी संबंधित थाना प्रभारी, यातायात प्रभारी को निर्देश दिया कि पार्किंग व्यवस्था क्षेत्रवार के हिसाब से की जाए, साथ ही यातायात व्यवस्था में भी सभी संबंधितों को लगाया जाए जिससे जाम आदि न लग सके। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था में लगे सभी प्रभारियों को निर्देश दिया कि किसी भी व्यक्ति को बिना जांच के प्रवेश न दिया जाए। साथ ही सभी अधिकारी, कर्मचारी और मीडिया के आई कार्ड की भी जांच की जाए। लगभग 2000 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। यातायात रूट प्लान भी जारी कर दिया गया है। हाँ, हम लोगों की तैयारी अंतिम चरण में है और आज हम लोगों ने ब्रीफिंग किया है सभी पदाधिकारियों को, जो मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं। तो कई स्थानों पर कार्यक्रम है, शहर में भी, गांव का भी भ्रमण है, उद्घाटन शिलान्यास है। तो सारे विभाग की तैयारियां अंतिम चरण में है और कल हम लोग जो है बहुत बढ़िया से शांतिपूर्ण तरीके से पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। एक सर योजना जोड़ा गया है जिसमें बड़ा हॉल बनना है, मीटिंग रूम बनना है। ऑडिटोरियम है 2000 कैपेसिटी का, वो पुरानी ही योजना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, लेकिन उसमें ज़मीन की कुछ समस्या हो गई थी। पहले एक पुलिस लाइन की ज़मीन दी गई जिस पे गृह विभाग ने अनुमति नहीं दी और उसके बाद पिछले लगभग 2 साल से, क्योंकि उसमें 3 एकड़ कम से कम ज़मीन चाहिए था, तो फिर हम लोगों ने पीएचडी की एक ज़मीन खोज करके निकाली। विभाग में परसू किया गया उसको और विभाग से उसकी अनुमति मिल गई है। तो उसका कार्यारंभ भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कल रिमोट के माध्यम से करेंगे। इसके अतिरिक्त भी कई बड़ी योजनाएं हैं जिसका उद्घाटन शिलान्यास, कुछ घोषणाएं महत्वपूर्ण जो माननीय मुख्यमंत्री जी कल कार्यक्रम के दौरान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा है, उसमें हम लोगों ने सभी नरौली गांव है और इसके अलावा जो टाउन एरिया में समन्वय में मीटिंग है और उसके अलावा अन्य जो उनका भ्रमण है, उस सभी का हम लोगों ने पूरी तरीके से तैयारी की हुई है। सभी जगह पे फोर्स पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन की गई है। अभी सभी पदाधिकारियों को हम लोगों ने ब्रीफ भी किया है, संयुक्त ब्रीफिंग भी हुई है, संयुक्त जॉइंट ऑर्डर जो है वो निकाल दिया गया है और उसके अलावा क्यूआरटी भी है, जो हमारी क्यूआरटी लगातार सभी जगह पे पेट्रोलिंग करती रहेगी किसी भी असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए। जो हमारी आसूचना संकलन की टीम है वो लगातार आसूचना संकलन कर रही है। सोशल मीडिया पे भी टीम हमारी काम कर रही है। अगर किसी तरह का कोई भी आसूचना होता है वो हम लोगों को मिल जाएगा, उस पर हम लोग प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। तो सारी तरीके सॉरी यातायात को लेकर यातायात के लिए यातायात जो डीएसपी हैं, डीएसपी ट्रैफिक, वो उनके द्वारा एक एडवाइजरी जारी की जा रही है। हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल पे, मुजफ्फर पुलिस के सारे सोशल मीडिया हैंडल पे भी वो जारी किया गया है। मेरा अनुरोध होगा सभी लोगों को कि उसको जरूर देखें। कितने फोर्स की तैनाती की गई? लगभग 1500 के आसपास फोर्स और पदाधिकारियों की तैनाती की गई और मजिस्ट्रेट सब मिलाकर के। अगर आप रविवार को मुजफ्फरपुर आने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान शहर में ट्रैफिक रूट बदले जाएंगे। कई मार्गों पर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। मुख्यमंत्री का दौरा नरौली से शुरू होगा, जहां द्वारिका नगर हनुमान मंदिर चौक पर ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। इसके बाद लेप्रोसी मिशन से रामदयालु नगर के बीच वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। पटना, दरभंगा और समस्तीपुर से आने वाले बड़े वाहनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। ट्रैफिक डीएसपी नीलाभ कृष्ण ने लोगों से अपील की है कि वे रूट प्लान चेक करके ही सफर करें। मुख्यमंत्री जी का मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम है। अभी तक जो जानकारी है तो उनका सड़क मार्ग से कार्यक्रम तय हुआ है, तो वो पटना से सड़क मार्ग से मुजफ्फरपुर की ओर आएंगे। तो इस बीच में जो भी छोटी गाड़ियां हैं वो सकरी मोड़ होते हुए मुजफ्फरपुर की ओर आ सकती हैं
और जो बड़ी गाड़ियाँ उनको मधौल से हम लोग दरभंगा मोड़ की तरफ भेजेंगे। जिस समय कारकेड चल रहा होगा वहाँ पे मधौल वाले रास्ते को भी रोका जाएगा और पटना से मुजफ्फरपुर वाले रास्ते को भी रोका जाएगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम रामदयालु नगर के 3 मुहानी पे है, जहाँ पे वो रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे उस योजना की। उसके बाद वहाँ से दिघरा होते हुए काजिंडा मोड़ होते हुए नरौली ग्राम के लिए निकलेंगे। तो इस दौरान इस कार्यक्रम में एनएच पे आवागमन स्थगित रहेगा। जैसे ही कारकेड नरौली ग्राम पहुँच जाएगा तो हम लोग एनएच को ओपन कर देंगे। उसके बाद नरौली कार्यक्रम के बाद वहाँ से निकलकर मुजफ्फरपुर शहर में पुरानी नाका मोड़ और बनारस बैंक चौक, गरीबनाथ मंदिर टावर होते हुए वो सर्किट हाउस की तरफ आएंगे। तो सर्किट हाउस की तरफ आने वाले मार्ग में भी यातायात स्थगित रहेगा। जिस समय कारकेड गुजर रहा होगा, जब मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो जाएगा तो फिर हम लोग यातायात को पुनः खोलेंगे। इस पूरे दौरान जो बड़े वाहन हैं उनको एनएच पे रोका जाएगा सुबह में ही, जिस दौरान मूवमेंट रहेगा। उसके अलावा जिस समय शहर में मूवमेंट रहेगा तो वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करेंगे और उस रूट लाइनिंग में लोगों को रोका जाएगा। 0 माइल की तरफ से जो आ रहे हैं तो बड़े वाहनों को 0 माइल से हम लोग डाइवर्ट करेंगे और उसके बाद जब कार्यक्रम हो जाएगा तो फिर हम लोग उधर से लोगों को आने की अनुमति देंगे। तो अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक जो रूट प्लानिंग है उसके आधार पर वैकल्पिक मार्ग जो आपको बताए गए हैं उनका पालन करिए। हाँ, इस पूरे रूट में जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, जो पुलिस के हैं, अग्निशमन के हैं, एम्बुलेंस हैं, उनको आने जाने की अनुमति रहेगी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण बिहार में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। वहीं मुजफ्फरपुर में भी सुबह से शाम तक हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ रही है। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। शनिवार को सुबह में घना कोहरा देखने को मिला। कनकनी वाली ठंड ने लोगों का बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। ठंडी हवा चल रही है जिससे लोग बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने जिले में ठंड को लेकर ताज़ा अपडेट जारी किया है, जिसमें अगले 3 घंटों में दरभंगा, गोपालगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सिवान, वैशाली में कुछ स्थानों पर बहुत घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। बीते 24 घंटे में ठंड का अच्छा असर देखने को मिला है। दिन में भी लोग गर्म कपड़े पहने ठंड से बचते दिखे। अगले 2 हफ्ते तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। रविवार की स्थिति देख सोमवार से स्कूलों की टाइमिंग या बंद करने का आदेश दिया जाएगा। बहुत बढ़ गया, ठंड बहुत लग रहा है। पिछले साल की अपेक्षा क्या लग रहा है बताइए? पिछले साल के तरह ही तो एक भी ठंडा लग रहा है। ठंडा ज़्यादा बढ़ गया ना? हाँ, बहुत ठंडा। हवा तेज चल रहा है? हवा तेज चल रहा है। आपको ठंडा लग रहा है? ठंडा तो सभी आदमी को लगता है जी, सबको ठंडा लग रहा है, हमको भी ठंडा लग रहा है। अभी तक कोई सरकारी अलाव वगैरह कुछ लगा है, व्यवस्था किया गया है कि नहीं किया गया? यहाँ पर तो अभी कुछ नहीं है। ठंडक बढ़ी हुई है, लेकिन मुजफ्फरपुर में नगर निगम, जिला प्रशासन के द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इससे गरीब असहाय लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम आग्रह करेंगे जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन से कि आप जगह जगह अलाव की व्यवस्था करें, गर्म कपड़े की व्यवस्था करें। सिविल सोसाइटी से जितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी आग्रह है कि रात्रि में कंबल वितरण का काम भी जोर शोर से चल भी रहा है और इसको चलाया जाए। इन दिनों बेहतर आज ज़्यादा ठंड लग रहा है, बढ़ा लग रहा है। हाँ, ठंड तो आज काफ़ी है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है और आप लोग के माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं कि जगह जगह अलाव की व्यवस्था। ठंड में जो है अचानक से बढ़ोतरी हुई है, टेम्परेचर में गिरावट हुआ है। तो आज तो सैटरडे ही है, कल स्कूल बंद रहेगा। कल हम लोग पूरी स्थिति को एसेस करेंगे और अगर इसी तरह की ठंड रहती है तो हम लोग इस पे जो उचित निर्णय होगा, जिससे कि बच्चों के स्वास्थ्य पे कोई असर ना पड़े, उस पर उचित निर्णय कल शाम तक हम लोग लेंगे। इसमें अलाव जो है नगर निगम आज से प्रारंभ कर रहा है 30 से अधिक स्थानों पर। ग्रामीण क्षेत्र में भी बोल दिया गया, क्योंकि आज अचानक से टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, तो ग्रामीण क्षेत्र में आज शाम से या कल से व्यवस्था होगी और नगर निगम में जो है 30 से ज़्यादा स्थानों पर आज रात से ये लोग व्यवस्था कर रहे हैं। इस संबंध में नगर आयुक्त ने आदेश भी निर्गत कर दिए।
ग्रामीण क्षेत्र में भी उनको अलॉटमेंट पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन शीतलहर की स्थिति नहीं थी। तो आज से मैंने बोल दिया है अंचल अधिकारी, जब भी इस तरह की कंडीशन होगी तो अलाव की व्यवस्था करें। मौसम के तापमान में आई गिरावट से मुजफ्फरपुर में ठंड बढ़ गई है। कनकनी वाली ठंड ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग ने जिले में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव का बच्चों की सेहत पर काफ़ी असर पड़ा है। बच्चों में सांस संबंधी बीमारी बढ़ गई है। छोटे बच्चों में सांस लेने की तकलीफ उत्पन्न हो गई। इसके अलावा कोल्ड डायरिया की बीमारी बढ़ी है। बच्चों में बढ़ती बीमारी को देखते हुए चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर BN तिवारी ने सलाह जारी की है। केजरीवाल अस्पताल में बच्चों के डॉक्टर BN तिवारी ने बताया कि ठंड बढ़ने से बच्चों में दम फूलने जैसी सांस की बीमारी उत्पन्न हो गई है। कोल्ड डायरिया और तेज बुखार के भी बच्चे शिकार हो रहे हैं। अभी इस मौसम में बच्चों को काफ़ी सतर्कता बढ़ाने की ज़रूरत है। ठंड से बचाव अति आवश्यक है। चिकित्सक ने इस बीमारी से बचाव के लिए अभिभावकों के लिए गाइडलाइंस जारी की है। बच्चों को ज़्यादा देर बाहर रहने से मना किया है। गर्म कपड़ा पहनने, गुनगुना पानी पीने, ताज़ा भोजन करने समेत कई तरह की सावधानी बरतने की सलाह दी है। बच्चों के बीमार पड़ने पर तुरंत चिकित्सक को दिखाने की सलाह दी है। इस मौसम में बच्चों को ज़्यादातर वायरल बीमारी होती है। बॉडी के तापमान में कमी आने पर बच्चे बीमारी के शिकार हो जाते हैं। सांस की समस्या से जूझने लगते हैं। बच्चों के बदन को गर्म रखना अति आवश्यक है। स्वच्छ भोजन और स्वच्छ पानी ही पिलाएं। अभी बढ़े हुए ठंड के मौसम में जो धूप की कमी और तापमान का गिरना, साथ में नमी की अधिकता, कोहरा, ऐसा बच्चों के ज़्यादातर श्वसन तंत्र पर सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा, दम फूलने का शिकायत बच्चों में हो रहा है। और इसके अलावा ठंड के चलते कोल्ड डायरिया का भी मौसम है, तो उल्टी दस्त की भी शिकायत बच्चों को हो रही है। ज़्यादातर यही दोनों बीमारियां हैं। इसके अलावा बुखार, तेज बुखार होना, वायरल फीवर्स वगैरह, वो सब भी हो रहा है। क्या सावधानी बरता है? सावधानी यही बरतना है कि बच्चों को गर्म कपड़ा पहना के रखें। ठंडा में बाहर में बहुत देर तक उनका स्टे नहीं होना चाहिए, ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहें। खाना पीना घर का शुद्ध ताज़ा भोजन दें, है ना। पानी भी थोड़ा गुनगुना ही पिलाएं इस मौसम में। साफ़ सुथरा गर्म रखें और स्वस्थ रहें। सर कैसे होता है बीमारी, जो बीमार जो पड़ रहा है उसका सर लक्षण क्या है? बीमारी इस मौसम में ज़्यादातर वायरल बीमारी होती है। बॉडी रेजिस्टेंस जिसको लो हुआ उसको वायरल अटैक होता है। वायरल अटैक होने से सांस का संक्रमण होता है, ब्रोंकियोलाइटिस, सांस फूलना, दम फुल्ली जो कहते हैं वो सब होता है। डायरिया भी होता है वायरस से ही। ये ज़्यादातर वायरल रोग है, इसलिए खाना पीना, पानी सबका ध्यान रखना है। स्वच्छ भोजन मिले, साफ पानी मिले, गर्म रखें। मुजफ्फरपुर के औराई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पति के बीमार होते ही महिला ने 7 जन्मों के रिश्ते तोड़ दिए हैं। पत्नी ने तन मन धन सब अलग कर लिया। बीमार अवस्था में अब बेचारा पति भीड़ भरी इस दुनिया में अकेला है। लगातार संपत्ति बंटवारा को लेकर पत्नी विवाद करती रहती है। पूर्वजों की जमीन पर अपना कब्जा भी जमा लिया है। इस मामले को लेकर औराई थानाध्यक्ष से शिकायत की गई है। बताया जा रहा है कि पानापुर गांव के रजनीश की शादी वर्ष 2008 में दरभंगा के बाजितपुर इलाके में दिव्या से रीति रिवाज से संपन्न हुई। परिवार सुखी संपन्न था। रजनीश जिंदल कंपनी में मैनेजर पद पर काम करता था। इस बीच बीते 1.5 साल से बीमारी का शिकार हो गया। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े करते हुए लीवर ट्रांसप्लांट करने को कहा। इस बीच 7 जन्मों का साथ निभाने वाली धर्मपत्नी ने मुंह मोड़ लिया है। यहाँ चूल्हा चौका भी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से जिंदगी मौत से भी बदतर हो चुकी है। संपत्ति चाहिए, तुम मर जाओ तो बोलती है मर जाओ या जी जाओ, उससे हमको कोई मतलब नहीं। उसमें भी दूसरे का संपत्ति लिखा दो तब हम देंगे। कोई अलग में खरीदा, कोई पड़ोसी बाटल, भाई पड़ोसिया दाखिल अलग, वो दियाद हो जाता है या समाज हो जाता है। उसकी संपत्ति मैं कैसे लिखा दूँ? जो मेरा पूर्व का हिसाब था वो सब भाई में हम आपस में पूरा बाबूजी हिसाब करके समझा करके दिवा दिए। जमीन बेच करके 3 कट्ठा जमीन हम बेचे। पूर्व में 2 कट्ठा, बाद में 1 कट्ठा। पत्नी को साया की तरह आपका सेवा करना चाहिए था।
अब ले लीजिए। जिस समय ज़रूरत था हम कमा रहे थे, जिंदल कंपनी में भी हम सुपरवाइजर थे ए ग्रेड का, पैसा हम वहाँ से 20-22 हज़ार कमा रहे थे, 15 हज़ार दे रहे थे तो ठीक। अब फिर वही कहती है जो हमको 15 हज़ार आना तो कम से कम 10 हज़ार रुपया चाहिए। जब मेरी जान ठीक नहीं है मैं नौकरी करने कहाँ जाऊँ। हम कहे यहाँ खेती पथारी करते हैं, खेती पथारी एगो माल रख लेंगे, उससे मान लीजिए 7-8 हज़ार माल से हो जाएगा, वो भी करने लगे। खेती पथारी करा देते हैं, काट खोट करके खेत में जाते हैं तो हंसुआ से भोंक देंगे। बाबूजी जाते हैं, बाबूजी वाला ज़मीन जीविका जोत लिए, लोग को कहा कि ये जीविका भी बांट दीजिए, वो भी बांट दिया गया, तब खिलाएंगे। अब बांट देने के बाद उसमें भी बलजोरी है, दूसरे का हिस्सा बलजोरी जोत रही है। विरोध कब से शुरू हो गया? विरोध ये जैसे शुरू लगभग 1.5 सालों से मानिए ना, 2023 के जुलाई अगस्त से विशेष है। उसी समय से मान के चलिए खाना पीना सब बंद कर दिया। तुम समझो खाने में भी ये शिकायत करते हैं। हाँ, क्या कहते हैं वहाँ जाके? कहा पुलिस के पास बलजोरी। अब जो चीज़ अनलीगल चीज़ है, मैं एक पति हूँ, किसी का सामान आप जाइएगा घर में है, आप मांग के ले सकते हैं जो हमको ये चीज़ दीजिए, पैसा चाहे ज़रूरत है बाबूजी से लीजिएगा, मान लीजिए गार्जियन है, हमरा ये ढंग है, इस ढंग की बात है, हमसे जो है बन पड़ता है, हमसे सहयोग ले सहयोग खेती बाड़ी जन बन से करा देते हैं, जन के लेके जाते हैं खेत में कटाने तो वो भी जैसे मारपीट करने लगते हैं। इस आवर में किसी भी पति को गुस्सा आएगा ही। क्या नाम है आपका? ठंड एवं शीतलहर को देखते हुए गरीबों, बुजुर्गों और असहाय लोगों के बीच मुजफ्फरपुर के मोतीपुर अंचलाधिकारी रुचि कुमारी ने सरकार से आवंटित कंबल को वितरित किया। इस दौरान अंचलाधिकारी ने कहा कि सर्दी का प्रकोप इन दिनों लोगों को झेलना पड़ रहा है। दिन में भी बादल छाए रहने से ठंड बढ़ गई है, जबकि रात में हालात और भी ज़्यादा खराब हो रही है। ऐसे में लोगों को सर्दी से बचाव के लिए कंबल का वितरण किया गया। अंचलाधिकारी ने बताया कि गरीब के चेहरों में खुशी देख आत्मा संतुष्ट होती है। जी, बिहार सरकार की ये योजना के तहत हर साल प्रत्येक वर्ष ठंड के मौसम में गरीबों और असहाय लोगों के लिए कंबल वितरण का प्रावधान रहा है। उसी के तहत मैंने आज बहुत सारे गरीब और असहाय लोगों को चिन्हित करते हुए अपने कर्मचारी और सभी लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों के समक्ष सभी लोगों को कंबल वितरण किया है। आशा है कि उन्हें इससे इस ठंड में राहत मिलेगी। एक परंपरा था कि प्रखंड परिसर में ही कंबल का बंटवारा होता था, लेकिन आप गरीब के दरवाजे पर जाके दिए। यह परंपरा के बारे में कुछ बताएंगे? मैं पिछले जो भी परंपराएं रही हैं कि उनको बुला के अंचल में करना, तो ये इससे मैं सहमत नहीं थी। मुझे लगा जब वह इतने असहाय हैं तो उनके दरवाजे पे जाके ही उन तक वो जो भी ज़रूरी सहायता है उन तक पहुंचाना, वो उनको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इसीलिए मैं खुद निकली हूं ताकि मैं सभी लोगों को चिन्हित करते हुए और उनको ये सहायता दे सकूं। बढ़ती ठंड को देखते हुए महाकाल सेवा दल ने देर रात घूम कर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन समेत सड़क किनारे पड़े रहने वाले जरूरतमंदों के बीच जैकेट समेत अन्य गर्म कपड़े बांटे। दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने बताया कि दल का उद्देश्य बिना गर्म कपड़ों और कंबल के कड़ाके की ठंड में रात गुजारने वाले गरीब, असहाय, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी को जैकेट और गर्म कपड़े देकर ठंड से बचाना है। मौके पर दल के मुख्य संरक्षक अरविंद सिंह, अध्यक्ष आकाश चौधरी, कुणाल श्रीवास्तव, उज्जवल सहनी, प्रकाश चौहान, रोशन रजक, पप्पू रजक, सूरज, युवराज, दीपक, राकेश रंजन सहित दल से जुड़े अन्य लोग मौजूद थे। जी, बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए आज महाकाल सेवा दल के द्वारा गर्म कपड़े का वितरण जरूरतमंद लोगों के बीच किया गया, जो कि गर्म वस्त्र के रूप में हम लोगों ने आज जरूरतमंद लोगों को जैकेट, मुफलर का वितरण जरूरतमंद लोगों के बीच किया, जो कि आज हम लोगों ने गरीब स्थान मंदिर के पास, बंगलामुखी मंदिर के पास, देवी मंदिर के पास, कल्याणी पे मोती झील रोड में हम लोगों ने जरूरतमंद लोगों के बीच गर्म कपड़े का वितरण किया। ये कार्यक्रम 3 से 4 दिन और चलेगी, जो में
जिसमें हमारे महाकाल सेवा दल के सदस्य और पदाधिकारियों का सहयोग रहता है और हम लोग का कोशिश है जरूरतमंद लोगों की सेवा करना। अभावे उत्तर बिहार के 66वें प्रांत अधिवेशन में पारित हुए तीनों प्रस्ताव के क्रियान्वयन एवं आगामी कार्य योजना को लेकर प्रांत मंत्री पुरुषोत्तम कुमार ने प्रांत कार्यालय मुजफ्फरपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय छात्र आंदोलन की सबसे बड़ी और प्रभावी छात्र संगठन आज अपने नए उद्देश्यों, योजनाओं और आगामी कार्यक्रमों की घोषणा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रही है। परिषद का उद्देश्य हमेशा से ही भारतीय छात्रों के हितों की रक्षा करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाना रहा है। उन्होंने बताया कि विभिन्न चरणों के द्वारा वह छात्रों के हित के लिए कार्य करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता का प्रचार, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा, आगामी कार्यक्रम और अभियान, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता और निष्कर्ष। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यह प्रतिबद्धता है कि वह भारतीय छात्रों की आवाज़ बनेगी और उन्हें शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में नेतृत्व प्रदान करेगी। परिषद का उद्देश्य छात्रों को एक बेहतर और सशक्त भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन करना है, ताकि वे देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। मौके पर मीडिया संयोजक मृणाल शुभम, जिला संयोजक अभिनव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शाम्बिका उपस्थित रहीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 66वां प्रांतीय अधिवेशन पूर्णिया में संपन्न हुआ। 28 दिसंबर को यह प्रदर्शनी उद्घाटन से प्रारंभ होकर के 31 दिसंबर को ध्वजावतरण के साथ समाप्त हुआ था। चूँकि प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना प्रदेश अधिवेशन मनाती है, उत्तर बिहार प्रांत अपना 66वां प्रदेश अधिवेशन संपन्न किया। प्रत्येक वर्ष अधिवेशन मनाया जाता है, तो इस अधिवेशन में हम लोग विभिन्न सत्रों में छात्र छात्राओं के बीच शैक्षणिक एवं सामाजिक समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। कार्यकर्ताओं का वैचारिक प्रबोधन होता है। हम लोगों का अधिवेशन कई सत्रों में संपन्न हुआ। मूल रूप से भाषण के 2 सत्र थे, जिसमें से एक सत्र डॉक्टर निधि बहुगुणा जी ने लिया था, जो विमर्श पर था। विमर्श के अंतर्गत नारी विमर्श, सामाजिक विमर्श, शैक्षणिक विमर्श। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम देश भर में चलाए जाते हैं, लेकिन उन कार्यक्रमों या हम जिस विचारधारा के लिए काम करते हैं, उस विचारधारा के विरुद्ध कार्य करने वाले जो भी विचारधारा हैं, उनके द्वारा स्थापित विमर्श को हम लोग के द्वारा किस प्रकार से उसका जवाब दिया जाए और हम अपना विमर्श कैसे शैक्षणिक संस्थानों में अपने समाज में स्थापित करें, इस पर उनका भाषण उद्बोधन हुआ। दूसरा भाषण का सत्र माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री आशीष चौहान जी का था, जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विशिष्ट कार्य पद्धति पर अपना सत्र रखा था। उसमें मूल रूप से उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के शिल्पकार प्राध्यापक यशवंतराव केलकर जी के जीवनी और उनके जीवनी के ही कई ऐसे कदम हैं, स्टेप्स हैं, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्य पद्धति का हिस्सा है, उस पर उन्होंने फोकस किया था। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने इस अधिवेशन में 3 प्रस्ताव लाई थी। तीनों प्रस्ताव, पहला प्रस्ताव था परीक्षा व परिणाम की संपूर्ण प्रणाली को सुदृढ़ करे विश्वविद्यालय प्रशासन। हम उत्तर बिहार प्रांत के सभी विश्वविद्यालयों में व्याप्त शैक्षणिक अराजकता को समाप्त करने एवं जो मूल रूप से परीक्षा एवं परिणाम के क्षेत्र में व्यापक गड़बड़ी हो रही है, और उस गड़बड़ी के मूल में यहाँ की निजी एजेंसी है, जिसके माध्यम से सभी प्रकार की परीक्षा का संचालन किया जाता है एवं उसी के द्वारा परीक्षा परिणाम तैयार किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कार्य लिए जाते हैं, चूँकि उनका उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय के प्रति नहीं होता है, ना ही छात्र के प्रति। इस कारण से आज उत्तर बिहार के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक समस्या का अंबार लगा हुआ है। तो इस पर हमारा स्पष्ट मांग था कि राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन निजी एजेंसियों के हाथ से परीक्षा प्रणाली को समाप्त करे। दूसरा हम लोग का प्रस्ताव था जनसांख्यिकीय असंतुलन आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा। हम सब यह जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विगत 4 दशक से जनसांख्यिकीय असंतुलन विषय को लेकर के आंदोलन करते रही है। कई बार सर्वेक्षण किया गया। मूल रूप से हमारे राज्य में जो सीमांचल के जिले हैं उसमें तो ये समस्या है ही, इसके अतिरिक्त अब उत्तर बिहार के कई जिलों में इस प्रकार की समस्या गहराती जा रही है, जिसका उदाहरण दरभंगा भी है। हम सब यह जानते हैं कि बांग्लादेश एवं आसपास के जो सीमावर्ती देश हैं, वहाँ के अवैध घुसपैठिए भारत में और विशेषकर बिहार के सीमावर्ती जिलों में अवैध तरीके से प्रवेश कर गए हैं, और उनके द्वारा केवल यहाँ के स्थानीय लोगों को, जिसके पीड़ित हिंदू भी हैं और साथ साथ यहाँ के स्थानीय मुसलमान भी हैं, उनका हक छीना जा रहा है। उनके द्वारा उनका रोजगार
रोजगार छीना जा रहा है, उनके लिए रोटी बेटी का प्रश्न हो गया है। उस पर हम लोगों ने यह प्रस्ताव लाया था कि जनसंख्यिकीय असंतुलन जिस प्रकार से उत्तर बिहार के राज्यों जिलों में बढ़ रहा है, यह हमारे लिए खतरा है। अविलंब इस पर सरकार रोक लगाए, स्पष्ट तरीके से उसकी जांच करके और जो अवैध घुसपैठिया है उससे बाहर करे। तीसरा प्रस्ताव था हम लोग को, युवाओं के बीच बढ़ती नशाखोरी पर अविलंब रोक लगाए राज्य सरकार। हम सब अपने देश में जो मीडिया जगत के द्वारा और कई फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा कई ऐसे फिल्म लाए गए जिसमें हम लोगों ने देखा कि आज जिस देश से स्वामी विवेकानंद निकले थे, जिस देश से महर्षि अरविंद निकले थे, जिस देश से सुभाष चंद्र बोस निकले थे, वहाँ के युवा आज किस तरीके से नशा के चपेट में आ गए हैं। और उस नशा पर रोक लगाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रस्ताव लाया था कि आज के युवा नशा की ओर ना जाए और जो नशा की ओर हैं उनके लिए किस प्रकार से मेडिकल व्यवस्था उपलब्ध करा करके या अन्य प्रकार के कैंप लगा करके उनको नशा से कैसे मुक्त कराया जाए, इस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रस्ताव लाया था। अधिवेशन के अंतिम दिन, आखिरी दिन, हम लोगों ने एक विशेष कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसमें से 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। युवा दिवस के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसे मनाती है और इस अवसर पर युवा सप्ताह का आयोजन पूरे प्रांत के हर एक इकाई में इस अवसर पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दूसरा, फरवरी के महीना में मैट्रिक और इंटर का एग्जाम होता है। उस इंटर और मैट्रिक के एग्जाम की समाप्ति के जस्ट बाद पूरे मार्च के महीना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तर बिहार प्रांत के द्वारा शैक्षणिक सर्वेक्षण का कार्यक्रम चलाया जाएगा। वह शैक्षणिक सर्वेक्षण शैक्षणिक संस्थानों में होगा, जिसमें वहाँ की अद्यतन स्थिति क्या है, शैक्षणिक संस्थान किस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके पास समाधान का क्या मार्ग है, उस पर हम लोग सर्वेक्षण करके एक विशेष रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों का आगामी कार्यक्रम तय होगा कि शैक्षणिक समस्या के समाधान के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम आंदोलन किए जाए। तीसरा, नगर खेल कुंभ का आयोजन। हम लोग का जो राष्ट्रीय अधिवेशन गोरखपुर में संपन्न हुआ था, उसमें एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत घोषणा हुआ था 21 से 31 जनवरी तक हम लोग नगर खेल कुंभ का आयोजन करेंगे, जिसमें भारत का जो पारंपरिक खेल है उस खेल का आयोजन करके स्थानीय युवाओं को, स्थानीय मेधा को हम लोग मंच देने का कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ सके। चौथा कार्यक्रम था भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती। बिरसा मुंडा जी हमारे समाज के लिए आदर्श हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। जिस प्रकार से वनवासी समाज को हम लोग के देश में एक साजिश के तहत उन्हें पिछड़ा बताया गया, उन्हें इस समाज से अलग बताया गया, उससे उभरने के लिए विद्यार्थी परिषद ने उन्हें भगवान मान करके बिरसा मुंडा जी की जयंती को बड़े स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया है। बीते 26 से 30 दिसंबर 2024 तक पीएल राय इंडोर स्टेडियम कोलकाता में आयोजित हुई नेशनल सवात चैंपियनशिप 2024 में मुजफ्फरपुर के मारीपुर के रहने वाले मोहम्मद इरशाद आलम के पुत्र रियान इरशाद ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। बता दें कि इसमें बिहार 18 गोल्ड, 16 सिल्वर व 18 ब्रॉन्ज मेडल, कुल 54 पदक के साथ बिहार ऑल इंडिया में दूसरा स्थान आया है। वहीं रियाज इरशाद ने बताया कि मैंने इसकी शुरुआत संत मैरी स्कूल से की थी। वहाँ मुझे सिखाया जाता था, जिसके बाद मुझे इसमें रुचि हुई और मैंने यह सफलता पाई। वहीं रेहान इससे पहले स्टेट लेवल पर गोल्ड भी हासिल कर चुके हैं। ये बहुत ही सालों पहले फ्रांस में ये गेम निकाला गया था जिसका नाम सवात है। ऐसे हम इसे फ्रेंच बॉक्सिंग कहते हैं। तो इसमें हमें ये एक मार्शल आर्ट्स है, इसमें हमें बहुत तरह के किक्स, पंच एंड मूव्स ये सब सिखाया जाता है। तो अभी हाल ही में हमारा कोलकाता के पीएल रॉय इंडोर स्टेडियम में हमारा नेशनल चैम्पियनशिप था सवात का, तो इसी में मुझे ब्रोंज मेडल मिला था। मैं गया था। तो कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे आपने शुरुआत की थी? जी, मैं अभी इस सेशन में मैं न्यू स्कूल ज्वाइन किया था, तो इसी में हमें कराटे एंड सवात दोनों ही सिखाया गया था। तो इसमें मुझे सवात बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस गेम में चाहा कि और आगे जाऊं मैं खेलने इसे। आपको सिखा कौन रहे थे? मेरे 2 टीचर है, एक कोच का नाम है रोहित प्रजापति एंड दूसरे का नाम है उपासना सेशन। परिवार का कितना सपोर्ट मिला इसमें? जी, सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें, इस गेम में सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ला में मार्च महीने से निःशुल्क तालीम देने वाले कोचिंग की शुरुआत की जा रही है। शनिवार को इसको लेकर कमरा मोहल्ला के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कई मौलानाओं ने शिरकत की, जिसमें कोचिंग, लाइब्रेरी और ITI की मंजूरी दी गई। तंजीमे अबू तालीम के बैनर तले ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर चलाई जाएगी, जिसमें 6 से लेकर इंटर तक के छात्रों को निःशुल्क एजुकेशन दिया जाएगा। मौलाना सैयद असद यावर ने बताया कि इस कोचिंग सेंटर में सभी मजहब के छात्र छात्रा निःशुल्क एजुकेशन ले सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आज का कार्यक्रम यह है कि तालीम, एजुकेशन, विद्या के लिए हम लोग तंजीम अबू तालिब नाम की एक कमेटी फॉर्म किया है। उसी के बैनर के नीचे एक ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं जो 6 क्लास से इंटरमीडिएट तक उसमें तालीम दी जाएगी और मिनिमम फीस उसका होगा, बहुत मिनिमम, यानी इतना मिनिमम कि अभी मीटिंग होगी तो वो तय कर लिया जाएगा। उसके बाद 2 घंटा उसमें इस्लामी कोर्स भी पढ़ाया जाएगा अलग से, जिसका अलग अलग रखा जाएगा, इसलिए कि उसमें जो कोचिंग है उसमें हर मज़हब फ़िरक़े के लोग आएंगे और ये जो दीनी काम है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहेगा, वो अलग बनेगा। उसमें पढ़ाया जाएगा साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स और कॉमर्स, और साथ में एक लाइब्रेरी हम लोग खोल रहे हैं जो एजुकेशन के लिए, यहाँ उसके लिए हमारा जगह मुहैयन है। और उसके बाद फिर इसी बैनर में ITI कॉलेज का भी पास करा लिया है हम लोगों ने, और वो भी बहुत जल्दी उसका ऐलान अभी करने वाले हैं हम। ये ITI कॉलेज नवाब मोहम्मद तकी खां वक्फ स्टेट की जो खाली ज़मीन है उसमें। अभी जो कोचिंग खोल रहे हैं उसमें किस तरह का व्यवस्था? उसमें व्यवस्था ये है कि उसमें रूम है, लैट्रिन बाथरूम है, पंखा है और बोर्ड, ये वो एजुकेशन से सिलसिले से सब सामान है। 6 टीचर्स हैं अभी। लोगों से क्या कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन? लोगों से ज़्यादा कहेंगे बच्चे को भेजें और एडमिशन लें और अपने नस्ल को और आबादी को तालीम से, एजुकेशन से, विद्या से जोड़ें, इसलिए कि जैसे जैसे एजुकेशन आएगा वैसे वैसे इंसानियत बढ़ेगी, शराफत बढ़ेगी। कौन-कौन लोग आए इस कार्यक्रम? आज हमारे यहाँ तकरीबन 25 से 30 उलमा आए हैं, जो मुख्य रूप से मौलाना मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब क़िबला लखनऊ से आए हैं, मौलाना तहज़ीबुल हसन साहब क़िबला रांची से आए हैं, और मौलाना असदुल्लाह साहब अमानत साहब, ये लोग पटना से, फैज़ाबाद से, और उत्तर प्रदेश के ज़िला अम्बेडकर नगर, ज़िला अकबरपुर, तमाम जगह से लोग आए हैं, पूरे हिंदुस्तान से यहाँ। जी, उसकी शुरुआत रख दी गई है और 1 मार्च से ये क्लास जारी होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।